नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। बोकारो के बड़की पुन्नू गांव में हाथियों का तांडव, 3 की मौत, 1 गंभीर। वन विभाग पर ग्रामीण आक्रोशित। झारखंड में हाथियों का तांडव लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला बोकारो के वन प्रक्षेत्र महुआ टांड अंतर्गत बड़की पुन्नू गांव का है, जहां आज सुबह हाथियों के हमले में 3 बुजुर्गों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। इस घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है और दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार यह इस क्षेत्र की पहली घटना नहीं है। बता दें कि बीते 86 दिनों में हाथियों के हमले से अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा हाथियों के उत्पात में लाखों रुपए की संपत्ति का भी नुकसान पहुंचा है। बड़की पुन्नू गांव की ही नहीं बल्कि आसपास के दर्जनों गांव पिछले कई महीनों से हाथियों के तांडव से चपेट में है, जिससे ग्रामीणों में लगातार भय का माहौल बना हुआ है। लगातार हो रही घटनाओं से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीण वन विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि हाथियों के बढ़ते हमलों के बावजूद वन विभाग की ओर से अब तक कोई ठोस समाधान नहीं किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि हर शाम वे इस डर के साथ घरों में जाते हैं कि अगली सुबह सुरक्षित देख पाएंगे या नहीं। ग्रामीणों ने बताया कि हाथियों की समस्या को लेकर कई बार वन विभाग के अधिकारियों को आवेदन दिए गए, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इससे ग्रामीणों का आक्रोश और बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा राशि देने और घायल महिला के समुचित इलाज की व्यवस्था कराने की मांग की है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता कैबिनेट की बैठक, जेपीएससी उम्र सीमा में राहत पर लग सकती है मुहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज दोपहर 2 बजे से राज्य मंत्री परिषद की बैठक हो रही है, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है। जानकारी के अनुसार इस बैठक में जेपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली संयुक्त असैनिक प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट देने के प्रस्ताव पर फैसला लिया जा सकता है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने की स्थिति में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को राहत मिल सकती है। गौरतलब है कि जेपीएससी द्वारा हाल ही में जारी संयुक्त असैनिक प्रतियोगिता परीक्षा के विज्ञापन में अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा में किसी प्रकार की छूट का प्रावधान नहीं किया गया है। इसके कारण कई योग्य अभ्यर्थी परीक्षा में आवेदन करने से वंचित रह जाने की बात कह रहे थे। इसे लेकर अभ्यर्थियों और छात्र संगठनों की ओर से लगातार मांग उठाई जा रही थी। अब सभी की निगाहें आज होने वाली कैबिनेट बैठक पर टिकी हैं। यदि इस प्रस्ताव पर मुहर लगती है तो इससे प्रभावित अभ्यर्थियों को बड़ा लाभ मिलेगा और परीक्षा में शामिल होने का अवसर भी प्राप्त होगा। गिरिडीह में स्कूल वैन पलटी, 3 बच्चे घायल। बिना फिटनेस इंश्योरेंस चल रही थी वैन। घायल बच्चों का पीएचसी में कराया गया इलाज। गिरिडीह जिले के तीसरी थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब उज्जवल पब्लिक स्कूल की एक वैन सड़क हादसे का शिकार हो गई। बुटवरिया से बच्चों को लेकर स्कूल जा रही वैन नवनिर्मित पीसीसी सड़क के मोड़ पर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। हादसे के समय वैन में करीब 10 बच्चे सवार थे। वैन पलटते ही बच्चों के रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर दौड़ पड़े। स्थानीय लोगों की मदद से सभी बच्चों को पुलिस सुरक्षित बाहर निकाला। इस दुर्घटना में 3 बच्चों को हल्की चोटें आई हैं, जबकि अन्य बच्चे बाल बाल बच गए हैं। हादसे में बुटवरिया निवासी 12 वर्षीय मुस्कान कुमारी पिता गणेश पासवान, 8 वर्षीय बिपिन सिंह पिता शारदा सिंह और 10 वर्षीय मरिता बेसरा घायल हो गई हैं। ग्रामीण और परिजनों की मदद से तीनों बच्चों को तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तीसरी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया। डॉक्टरों के अनुसार बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। इलाज के बाद उन्हें घर भेज दिया गया है। परिजनों ने बताया कि वैन चालक तेज गति से वाहन चला रहा था। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का रिजल्ट जारी, 5108 अभ्यर्थी जीआरएफ के लिए चयनित। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। अभ्यर्थी अपना रिजल्ट और स्कोर कार्ड एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट एनटीए द्वारा जारी रिजल्ट के अनुसार 5108 उम्मीदवार जूनियर रिसर्च फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चयनित किए गए हैं। वहीं 54,713 अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर व पीएचडी में प्रवेश के लिए और 1,17,058 अभ्यर्थी केवल पीएचडी के लिए योग्य पाए गए हैं। बता दें कि नेट की परीक्षा देश भर के 283 शहरों के 663 केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित मोड में आयोजित की गई थी। परीक्षा कुल 85 विषयों के लिए 6 दिन में 11 शिफ्टों में चली थी।
एनटीए द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस परीक्षा के लिए कुल 9,93,702 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 7,35,614 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। पंजीकृत अभ्यर्थियों में 58.91% महिलाएं, 41.08% पुरुष और 0.01% थर्ड जेंडर उम्मीदवार शामिल हैं। बड़ी खबर रांची में अस्पताल के बाहर फायरिंग, इलाके में हड़कंप। रांची स्थित बीआईटी मेसरा ओपी क्षेत्र में विकास हॉस्पिटल के सामने कुछ बाइक सवार अपराधियों के द्वारा बीते बुधवार की शाम 5 बजे ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि राहुल सिंह गैंग द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना से अस्पताल और उसके आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही बीआईटी मेसरा ओपी की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की टीम के द्वारा उस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरा फुटेज निकाली गई, जिसमें अपराधियों के रामगढ़ रोड की ओर भागने की बात सामने आई है। हालांकि गोलीबारी की इस घटना में किसी को हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस यह आशंका जाहिर कर रही है कि राहुल सिंह गैंग द्वारा रंगदारी मांगने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया होगा। वहीं पुलिस द्वारा अस्पताल प्रबंधन से पूछताछ से पता चला कि किसी भी गैंग द्वारा धमकी देने या रंगदारी मांगने से इनकार किया गया है। हालांकि पूछताछ से पता चला कि धमकी अस्पताल के ठीक बगल में स्थित कार शोरूम के मालिक को दी गई थी। झारखंड में फिर बढ़ेगी ठंड, अगले 24 घंटे में 5 डिग्री तक गिरेगा पारा, हिमालय की बर्फबारी का दिखेगा असर। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में अगले 24 घंटों के दौरान ठंड बढ़ने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार से राज्य में तापमान में गिरावट शुरू होगी और रात के समय कनकनी बढ़ेगी। सुबह के समय कुहासा छाने की भी संभावना जताई गई है। अगले 5 दिनों के भीतर रांची के न्यूनतम तापमान में करीब 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में सुबह हल्के से मध्यम कुहासे का असर देखने को मिलेगा। बुधवार को राजधानी समेत राज्य के कुछ हिस्सों में हल्के बादल छाए रहे, लेकिन शुक्रवार से आसमान साफ होने की संभावना है, जिससे सर्द हवाओं का प्रभाव और बढ़ेगा। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। अगले 24 घंटों के बाद ठंड और बढ़ सकती है। न्यूनतम के साथ साथ अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। खूंटी, गुमला, पलामू, हजारीबाग और रामगढ़ में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री तक पहुंच सकता है। दक्षिणी जिलों, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम तथा खरसावां में भी न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। सुबह हल्का कोहरा और दिन में ठंडी हवाएं लोगों को ठंड का एहसास कराएंगी। झारखंड में हज 2026 को लेकर स्वास्थ्य मंत्री की अहम बैठक, सिविल सर्जनों को दिए गए दिशा निर्देश। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और झारखंड हज कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर इरफान अंसारी आज सिविल सर्जनों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक हज हाउस कडुरु रांची में किया गया। इस बैठक में हज 2026 के लिए जाने वाले यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन कार्यक्रम से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही सिविल सर्जनों को हज यात्रियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश और दिशा निर्देश भी प्रदान किए गए। चाईबासा में बुजुर्ग महिला की पीट कर हत्या, 12 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली। चाईबासा के टोंटो थाना क्षेत्र के हुसूपी गांव में अंधविश्वास ने एक बार फिर एक बुजुर्ग महिला की जान ले ली है। डायन बिसाही के आरोप में 57 वर्षीय महिला पवदनी सुरीन की भीड़ ने बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। यह घटना मंगलवार देर रात की बताई जा रही है, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार गांव के कुछ लोगों को संदेह था कि महिला जादू टोना करती है और इसी कारण गांव में बीमारियां फैल रही हैं। इसी शक के आधार पर एक समूह ने उनके घर में घुसकर उन पर हमला कर दिया था। लाठी डंडों और धारदार हथियार से उन्हें गंभीर घायल कर दिया था। हमले के दौरान महिला चीखती चिल्लाती रही, लेकिन डर के कारण कोई भी उन्हें बचाने सामने नहीं आया। बाद में परिजनों और पड़ोसियों ने उन्हें अस्पताल ले जाने का प्रयास किया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम में उनके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए हैं। घटना के 12 घंटे बीत जाने के बावजूद पुलिस ने अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है और टोंटो थाना पुलिस जांच की बात कह रही है। जमताड़ा में 11 छात्र छात्राओं का बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ में चयन, उपायुक्त ने किया सम्मानित। जमताड़ा के गौरवपूर्ण उपलब्धि के रूप में विभिन्न अर्धसैनिक बलों में चयनित 11 छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ में चयनित इन छात्र छात्राओं को उपायुक्त रवि आनंद ने अपने दफ्तर प्रकोष्ठ में सम्मानित किया है। इस अवसर पर उपायुक्त रवि आनंद ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और उनके परिजनों को इस सफलता के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि जिले के युवाओं का देश की सुरक्षा में योगदान देना हम सभी के लिए गर्व की बात है। उपायुक्त ने कहा कि कठिन परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास के बल पर इन छात्र छात्राओं ने यह मुकाम हासिल किया है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा।
लातेहार में कार से 40,20,000 रुपए नकद। नगर पंचायत चुनाव को लेकर सख्ती। रांची से पटना जा रही थी कार। नगर पंचायत चुनाव को लेकर जिले में चलाए जा रहे सघन वाहन चेकिंग अभियान के दौरान लातेहार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम ने जांच के दौरान एक स्विफ्ट कार से 40,20,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। यह कार्रवाई करकट स्थित चेक नाका के पास की गई है, जहां रांची से आ रही कार को जांच के लिए रोका गया था। बताया गया कि कार लातेहार होते हुए बिहार राज्य की ओर जा रही थी। भारी मात्रा में नकदी मिलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। वहीं चुनावी माहौल में इस बरामदगी ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने बताया कि नगर पंचायत क्षेत्र में चल रहे नियमित वाहन जांच अभियान के क्रम में संदिग्ध स्विफ्ट कार को रोका गया। जब वाहन की तलाशी ली गई तो कार के अंदर से कुल 40,20,000 रुपए नकद बरामद किए गए। झारखंड के 7 जिलों के आंदोलनकारियों के लिए गृह विभाग ने जारी किए 1,92,00,000 रुपए। झारखंड सरकार के गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य के आंदोलनकारियों के सम्मान और कल्याण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने 7 जिलों में रह रहे आंदोलनकारियों की पेंशन और अन्य सरकारी सुविधाओं के सुचारू संचालन के लिए 1,92,00,000 रुपए की राशि आवंटित की है। इस संबंध में गृह विभाग ने संबंधित जिलों के उपायुक्तों को आदेश जारी कर दिया है। जिन जिलों के लिए राशि स्वीकृत की गई है उनमें रांची, सरायकेला, दुमका, हजारीबाग, धनबाद, रामगढ़ और चतरा शामिल हैं। आवंटन सूची के अनुसार हजारीबाग के आंदोलनकारियों के लिए सबसे ज्यादा राशि स्वीकृत की गई है। बेड़ो में दर्दनाक हादसा, तालाब में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत। रांची के बेड़ो थाना क्षेत्र में चरका टंगरा गांव में तालाब में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मिली जानकारी के अनुसार दोनों बच्चे घर के पास खेल रहे थे। इसी दौरान वे तालाब के पास पहुंच गए और पानी में डूब गए। काफी देर तक जब बच्चे घर नहीं लौटे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान तालाब में दोनों के शव तैरते हुए मिले, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से शवों को बाहर निकाला गया है। घटना की सूचना मिलते ही बेड़ो थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को अपने कब्जे में ले लिया है। मृत बच्चों में एक की उम्र करीब 6 साल और दूसरे की उम्र 8 साल बताई जा रही है। पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। इस हृदय विदारक घटना के बाद मृतक बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं गाँव में मातम का माहौल बना हुआ है। पूर्वी भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर झारखंड में होगा स्थापित। झारखंड में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर बनने जा रहा है। बताते चले कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्विट्जरलैंड और यूके की यात्रा पूरी हुई है, जहां विश्व आर्थिक मंच की बैठक में विश्व पटल पर सीएम हेमंत सोरेन द्वारा झारखंड को तकनीकी और डिजिटल हब के रूप में विकसित करने की बात रखी गई थी, जिसमें कि राज्य में रोजगार अवसर बढ़ेंगे। इस दिशा में झारखंड को सिंगापुर की सनसाइन ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड कंपनी की तरफ से राज्य में अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए राज्य सरकार को आशय पत्र सौंपा गया है। बताते चले कि यह परियोजना राज्य में आईटी निवेश, रोजगार सृजन और ग्रीन एनर्जी आधारित उद्योगों को गति देने का काम करेगी। तय समय सीमा के अनुसार इस परियोजना का 24 महीने में व्यावसायिक संचालन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान भूमि चिन्हित करना, आधारभूत संरचना विकास, बिजली एवं कनेक्टिविटी तथा आवश्यक स्वीकृतियों की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। रांची में अवैध संबंध का विरोध करने पर हुई थी नाबालिग की हत्या, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। अवैध संबंध का विरोध करने पर नाबालिग जसीम मंसूरी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर सिटी एसपी पारस राणा के नेतृत्व में गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए एक मुख्य आरोपी शाहिद अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि पुंदांग ओपी क्षेत्र के लाजपत नगर इलाके में बन रहे 4 मंजिला अपार्टमेंट से बुधवार को नाबालिग का शव बरामद किया गया था। मृतक जसीम मंसूरी रांची के पंडरा थाना क्षेत्र के मुस्लिम मोहल्ले का रहने वाला था। परिजनों के अनुसार वह 2 फरवरी से लापता था। परिजनों ने बुंदांग ओपी में उसकी गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज कराई थी। बुधवार को परिजन जसीम की तलाश करते हुए पुंदांग इलाके के उस निर्माणाधीन अपार्टमेंट पहुंचे थे, जहां ऊपरी मंजिल के पास उसका शव पड़ा मिला। चाईबासा की युवती का अश्लील वीडियो बनाया, तमिलनाडु में काम के दौरान हुई पहचान, प्यार के जाल में फंसाया, आरोपी गिरफ्तार। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक युवती का अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी की पहचान बिहार के सीतामढ़ी निवासी 26 साल के मुकेश सिंह के रूप में की गई है। पुलिस जांच में सामने आया कि मुकेश सिंह एक निजी कंपनी में तमिलनाडु में काम करता था। उसी कंपनी में पीड़िता भी कार्यरत थी। काम के दौरान दोनों के बीच पहचान हुई, जो धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई और फिर प्रेम संबंध में बदल गई। आरोपी ने पीड़िता को शादी का भरोसा दिलाकर उसका विश्वास जीत लिया और रिश्ते को आगे बढ़ाया। पुलिस के अनुसार शादी का झांसा देकर आरोपी ने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसी दौरान उसने चोरी छिपे युवती का अश्लील वीडियो
रिकॉर्ड कर लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तकनीकी साक्ष्यों और स्थानीय इनपुट के आधार पर पुलिस ने आरोपी मुकेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड में बिहार के शख्स की हत्या, शमशान काली मंदिर में पूजा के बहाने बुलाया, पुलिया के नीचे फेंकी लाश। देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत डिगरिया पहाड़ के 62 माइल के पास सड़क किनारे स्थित एक पुलिया के नीचे अधेड़ व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। सुबह सुबह शव देख स्थानीय लोगों ने दहशत फैल गई। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए। सूचना पर जसीडीह थाना की पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान बिहार के जमुई जिले के लहुआ गांव निवासी लड्डू उर्फ हेमंत यादव के रूप में की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा तैयार किया है और पोस्टमार्टम के लिए देवघर सदर अस्पताल भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने मौत के कारणों को संदिग्ध बताया। मृतक के पिता सुग्रीव यादव और अन्य परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और शव की पहचान की। परिजनों ने पुलिस को बताया कि गांव के ही कुछ परिचित लोग लड्डू यादव के घर आए थे। उन्होंने देवघर स्थित शमशान काली मंदिर में पूजा अर्चना कराने की बात कही और उसे अपने साथ ले गए थे। परिजनों के अनुसार शाम को मोबाइल पर संपर्क करने पर लड्डू ने बताया था कि वह जल्द ही घर लौट आएगा। इसके बाद देर रात तक वह वापस नहीं लौटा। रात में कई बार फोन करने पर पहले घंटी जाती, फिर अचानक मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। इसके बाद परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारों के यहाँ उसकी खोजबीन की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। अब जमानत पर छूटे अपराधी हर हफ्ते लगाएंगे थाने में हाजिरी। नगर निगम चुनाव से पहले रांची पुलिस अलर्ट पर। नगर निगम चुनाव के मद्देनजर रांची पुलिस ने शहर में अपराधियों और उचक्कों पर सख्त निगरानी शुरू कर दी है। चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, हिंसा या प्रक्रिया में बाधा डालने की आशंका को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने विशेष कदम उठाए हैं। जानकारी के अनुसार जेल से जमानत पर छूटे अपराधियों को नियमित रूप से थाने में हाजिरी लगवाई जाएगी। यह हाजिरी हर सप्ताह और 15 दिन में एक बार अनिवार्य रूप से कराई जाएगी। सिटी एसपी पारस राणा ने सभी डीएसपी और थानेदारों को आदेश दिए हैं कि वे जेल से छूटे अपराधियों की सूची तैयार करें और उनसे नियमित हाजिरी सुनिश्चित कराएं। पुलिस ने यह भी निर्देश दिया कि नोटिस प्राप्त अपराधियों को निर्धारित तिथि पर एसडीओ के समक्ष उपस्थित होना होगा और शांति व्यवस्था बनाए रखने का बॉन्ड भरना होगा। बॉन्ड के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित व्यक्ति चुनाव के दौरान किसी भी अवैध या अशांति फैलाने वाली गतिविधियों में शामिल नहीं होगा। यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर जेल भी भेजा जा सकता है। गढ़वा में निजी अस्पताल पर परिजनों ने नवजात को बंधक बनाने और इलाज के नाम पर वसूली करने का लगाया आरोप। गढ़वा जिले में एक बार फिर निजी अस्पताल द्वारा गरीब परिवार से इलाज के नाम पर भारी रकम वसूलने और नवजात को बंधक बनाए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। मामला धुरकी थाना क्षेत्र के कटहल कला गांव निवासी रीना देवी से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया था। प्रसव के बाद रीना देवी सदर अस्पताल पहुंची थी, जहां कथित तौर पर एक महिला दलाल के झांसे में आकर उन्हें निजी अस्पताल द न्यू सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया। दलाल ने बेहतर इलाज का प्रलोभन देकर 18 जनवरी को महिला को अस्पताल में भर्ती कराया था। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने नवजात को कई बीमारियों का हवाला देकर भर्ती रखा और इलाज के नाम पर लगातार पैसे की मांग की है। पहले 5,000 रुपए, फिर 40,000 रुपए जमा कराए गए। इसके बाद 3 फरवरी को अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर भास्कर ने बच्चे को डिस्चार्ज करने की बात कही और 72,000 रुपए जमा करने की शर्त रखी। गरीब परिजन किसी तरह 36,000 रुपए की व्यवस्था कर अस्पताल में जमा कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अस्पताल प्रबंधन ने शेष 37,000 रुपए नहीं देने पर नवजात को परिजनों को सौंपने से इनकार कर दिया है। परिजनों का आरोप है कि उनके बच्चे को बंधक बनाकर रखा गया है और उनसे मिलने तक नहीं दिया जा रहा है। जमशेदपुर में चापड़ से हमला, युवक गंभीर। चोरी के विवाद में चापड़ से वार, एमजीएम अस्पताल में भर्ती, पुलिस जांच में जुटी। जमशेदपुर के साक्षी थाना क्षेत्र में चापड़ से हमले की सनसनीखेज घटना सामने आई है। काशीडीह लाइन नंबर 1 निवासी प्रेम पासवान पर उसके ही पड़ोसी राहुल पासवान ने अपने साथियों के साथ मिलकर जानलेवा हमला कर दिया है। हमले में प्रेम गंभीर घायल हो गया है, जिससे आनन फानन में एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल सूत्रों के अनुसार युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। घायल प्रेम के मामा बबन पासवान ने बताया कि बुधवार देर शाम प्रेम की मां का मोबाइल चार्जर और 6 से 7,000 रुपए नकद चोरी हो गए थे। इस मामले में संदेह पड़ोसी राहुल पासवान पर जताया गया। इसी बात को लेकर प्रेम और राहुल के बीच कहासुनी हुई थी। आरोप है कि प्रेम ने राहुल को गाली दी, जिससे वह आग बबूला हो गया। नगर निकाय चुनाव में दल भले बाहर, पर राजनीति शबाब पर। नामांकन के अंतिम दिन बुधवार को 48 नगर निकायों में 2,588 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया है। इस दौरान कई शहरों में जुलूस, नारेबाजी
और समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली है। अंतिम दिन महापौर व अध्यक्ष पद के लिए 275 जबकि वार्ड पार्षद पद के लिए 2313 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। राजनीतिक दलों ने भले ही आधिकारिक रूप से चुनाव से दूरी बनाए रखने की बात कही हो, लेकिन प्रत्याशियों के साथ दिख रही पार्टी झंडे, रंग और नेताओं की मौजूदगी ने दावों की पोल खोल दी है। इस बार महिला प्रत्याशियों की संख्या ने भी दलों की रणनीति को नया आयाम दिया है। महापौर व अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने वालों में करीब 42% महिलाएं, जबकि वार्ड पार्षद पद पर 50.42% महिलाएं मैदान में हैं। दलों ने सामाजिक समीकरण और वोट बैंक साधने के लिए महिला चेहरों को खुलकर आगे बढ़ाया है। महापौर व अध्यक्ष पद के लिए कुल 674 नामांकनों में 283 महिलाओं ने पर्चा भरा है, जबकि वार्ड पार्षद के पद के लिए कुल 6305 नामांकनों में से 3179 महिलाएं हैं। चूंकि चुनाव चिन्ह निर्दलीय है, ऐसे में असली मुकाबला अब पार्टी समर्थन, संगठनात्मक पकड़ और संसाधनों पर टिका होगा। बोकारो में भिखारी महिला ने घर की मालकिन को बेहोश कर लूटा। बोकारो में चीरा चांस के पिंडरगढ़िया निवासी हैदर अली की पत्नी को बेहोश कर भीख मांगने वाली महिला नकदी व गहने लेकर भाग निकली है। सूचना मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि महिला अपने घर में 7 साल के पुत्र के साथ थी। बेटा घर के बाहर खेलने चला गया, पति काम पर गए थे तो बेटी परीक्षा देने गई थी। एक महिला भीख मांगने घर पर आई थी। महिला जैसे ही अपने कमरे में कुछ लाकर देने के लिए गई, वैसे ही भीख मांगने वाली महिला ने घर की मालकिन को पीछे से पकड़कर एक कपड़ा उनकी नाक पर रख दिया। इसके बाद महिला बेहोश हो गई। बेहोश होते ही भीख मांगने वाली महिला घर के अंदर गई और अलमारी में रखा 3 लाख रुपए का गहना व 5000 रुपए नकद लेकर भाग निकली। कुछ देर बाद महिला का बाहर खेल रहा बेटा घर पर आया तो देखा कि मां बेहोश की हालत में पड़ी हुई है। रामगढ़ में कर्मचारियों के स्किल को मिलेगा बढ़ावा। बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग लिमिटेड में खुला सेंट्रल ट्रेनिंग हॉल। रामगढ़ में 4 फरवरी को बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग लिमिटेड ने अपने HASP यूनिट में आधुनिक सुविधाओं से युक्त सेंट्रल ट्रेनिंग हॉल, ट्रेनिंग फॉर एक्सीलेंस इंडक्शन रूम का शुभारंभ किया है। यह प्रशिक्षण केंद्र कर्मचारियों के कौशल विकास और संगठनात्मक उत्कृष्टता को नई दिशा देगा। इस अवसर पर कंपनी के सभी विभागाध्यक्षों और बिजनेस यूनिट हेड्स उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह का आयोजन HASP यूनिट स्थित सेंट्रल ट्रेनिंग हॉल में किया गया। नए ट्रेनिंग हॉल को इस उद्देश्य से विकसित किया गया कि नए और वर्तमान कर्मचारियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, सुरक्षा जागरूकता, नेतृत्व विकास और कार्य दक्षता में सशक्त बनाया जा सके। ये पहल BFCL की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है जिसमें गुणवत्ता, नवाचार और सतत विकास को प्राथमिकता दी जाती है। BFCL प्रबंधन ने कहा कि यह प्रशिक्षण केंद्र कर्मचारियों के ज्ञान और कौशल को उन्नत कर संगठन की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को और मजबूत करेगा। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने प्रशिक्षण व्यवस्था का अवलोकन किया और भविष्य की प्रशिक्षण योजनाओं पर भी चर्चा की। हाईकोर्ट ने JSSC सचिव से पूछा, सहायक आचार्य परीक्षा का पूरा रिजल्ट कब तक जारी हो जाएगा। सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा की पूरी रिजल्ट निकालने को लेकर दायर याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में की गई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंद सेन की कोर्ट ने JSSC के सचिव को व्यक्तिगत रूप से शपथ पत्र दाखिल कर बताने को कहा है कि सहायक आचार्य परीक्षा का पूरा रिजल्ट कब तक जारी हो जाएगा। कोर्ट ने उनसे यह भी जानना चाहा कि क्यों थोड़ी थोड़ी संख्या में सहायक आचार्य नियुक्ति के परीक्षार्थियों का रिजल्ट निकाला जा रहा है। सभी सफल परीक्षार्थियों का रिजल्ट एक साथ क्यों जारी नहीं किया गया। इस मामले में रामेश्वर महतो एवं अन्य की ओर से याचिका दाखिल की गई है। प्रार्थी का कहना है कि सफल होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन्हें बुलाया गया, लेकिन अब तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। उन्होंने कक्षा 1 से 5 तक में सहायक आचार्य पद के लिए आवेदन दिया था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट को बताया कि सहायक आचार्य के कक्षा 1 से 5 तक के 11,000 रिक्त सीटों के विरुद्ध 4,333 का ही रिजल्ट जारी किया गया है। अभी भी 3500 से ज्यादा पद पर रिजल्ट जारी होना बाकी है। झारखंड से केरल जा रहे मजदूरों की बसें रोकी गई, पलायन पर उठा सवाल। झारखंड सरकार गरीबी उन्मूलन और रोजगार मुहैया करवाने के नाम पर भले ही दर्जनों योजना चलाने और इन्हें गिनाने का काम करती है, लेकिन बुधवार को जब 2 बसों में ठूस कर ले जाए जा रहे मजदूरों की बस को रोका गया तो सरकारी आंकड़े गलत साबित हो गए। इन मजदूरों को राज्य की उपराजधानी दुमका व गोड्डा जिले के अलग अलग इलाकों से 2 बसों में ठूस कर केरल ले जाया जा रहा था। मजदूरों से भरी बसों की देशमांझी परगना के सदस्यों ने बुधवार को नाला थाना क्षेत्र अंतर्गत लादना गांव के समीप नाला दुमका मुख्य सड़क पर रोककर विरोध किया। दोपहर से शाम तक मजदूरों से भरी दोनों बसों को रोककर हंगामा होता रहा। घटना की सूचना मिलते ही नाला थाने की पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची और मामले की पड़ताल शुरू की। बताया जा रहा है कि इन मजदूरों को बसों में भरकर
गोड्डा जिले के पेड़ैयाहाट, लालमटिया, दुमका जिले के हंसडीहा आदि जगहों से केरल ले जाया जा रहा था। प्रोफेसर सारंग मेढकर को मिलेगा सीयूजे कुलपति का पद का कार्यभार। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में कुलपति पद को लेकर महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिया गया है। भारत के राष्ट्रपति, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड की कुलाधिपति भी हैं, उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है कि वर्तमान में कुलपति प्रोफेसर क्षिति भूषण दास के कार्यकाल को ही समाप्ति के बाद विश्वविद्यालय के कुलपति का प्रभार प्रोफेसर सारंग मेढकर को सौंपा जाएगा। प्रोफेसर सारंग मेढकर विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग में प्राध्यापक हैं और वे वर्तमान में विश्वविद्यालय के द्वितीय वरिष्ठतम प्रोफेसर हैं। वे नए कुलपति की नियुक्ति और उनके द्वारा पदभार ग्रहण किए जाने तक कुलपति का दायित्व संभालेंगे। गुप्तेश्वर नाथ दुबे की 2 पुस्तकों का विमोचन, राज्यपाल ने किया लोकार्पण। लोक भवन में आयोजित एक गरिमामय कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल महोदय ने अवकाश प्राप्त सैनिक एवं लेखक गुप्तेश्वर नाथ दुबे द्वारा लिखित 2 आध्यात्मिक एवं दार्शनिक पुस्तकों का लोकार्पण किया है। विमोचित पुस्तकों में श्री रामचरितमानस के कुछ स्मरणीय प्रसंग और चिंतन, मंथन एवं अंतर्बोध संकलन शामिल है। यह कार्यक्रम साहित्य, अध्यात्म और विचार विमर्श का संगम बनकर सामने आया। राज्यपाल महोदय ने दोनों पुस्तकों का विमोचन करते हुए कहा कि आध्यात्मिक और दार्शनिक साहित्य समाज को आत्मचिंतन की दिशा देता है। इन्होंने लेखक के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे ग्रंथ आज के समय में व्यक्ति को मानसिक संतुलन और नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। राज्यपाल ने आशा जताई कि ये पुस्तकें पाठकों को आत्मिक शांति और जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करेंगी। पहली पुस्तक श्री रामचरितमानस के कुछ स्मरणीय प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास रचित महाग्रंथ रामचरितमानस के उन प्रसंगों को केंद्र में रखा गया जो जीवन को दिशा देने वाले साबित हो सकते हैं। एमजीएम के एमबीबीएस इंटर्न का सरकार से सवाल, जब मेहनत बराबर तो स्टाइपेंड कम क्यों? जमशेदपुर स्थित कोल्हान के सबसे बड़े एमजीएम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों ने बुधवार को राज्य सरकार के समक्ष स्टाइपेंड में भेदभाव का गंभीर मुद्दा उठाया है। इस दौरान एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री से सीधा सवाल किया कि जब झारखंड के इंटर्न डॉक्टर बिहार और पश्चिम बंगाल के इंटर्न की तरह ही 36 घंटे की ड्यूटी, आईसीयू, इमरजेंसी, ओपीडी और पोस्टमार्टम जैसी कई जिम्मेदारियों को एक साथ निभाते हैं, तो उन्हें कम स्टाइपेंड क्यों दिया जा रहा है? इंटर्न डॉक्टरों ने कहा कि राज्य के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान रिम्स रांची में इंटर्न को सम्मानजनक स्टाइपेंड मिलता है, जबकि उसी राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेजों में उसी एमबीबीएस डिग्री और उसी कार्यभार के बावजूद इंटर्न को काफी कम राशि दी जा रही है। उन्होंने इसे केवल आर्थिक असमानता नहीं बल्कि मानसिक उत्पीड़न करार दिया है। डॉक्टरों ने कहा कि क्या हमारे मरीज अलग हैं? क्या हमारी नाइट ड्यूटी छोटी है? क्या आईसीयू में हमारी जिम्मेदारी कम है? नहीं, हम वही खून पसीना बहाते हैं, वही मौत देखते हैं और वही थकान झेलते हैं। इसके बावजूद हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। झारखंड हाईकोर्ट ने अमन सिंह की नजरबंदी को सही ठहराया, याचिका खारिज। झारखंड हाईकोर्ट ने अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत अमन सिंह उर्फ अमन शेखर की निवारक नजरबंदी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा जेल प्रशासन पर लगाए गए आरोपों का कोई प्रमाण नहीं है। आरोपी की गतिविधियां असामाजिक तत्व की परिभाषा में आती हैं। नजरबंदी आदेश में प्रशासन की संतुष्टि उचित और वैध है। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा जारी नजरबंदी आदेश पूरी तरह कानून के अनुसार है और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने नजरबंदी आदेश को सही ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी। अमन सिंह पर हत्या के प्रयास, चोरी, रंगदारी, आर्म्स एक्ट सहित कुल 8 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।